गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने के लिए ले रहे हैं। आज का टाइटल है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का समय मूल्य। कंसेप्ट पढ़ेंगे यानी अवधारणा या मीनिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक फर्म के लिए, संस्था के लिए या एक विनियोजक के लिए अपने फंड्स के इन्वेस्टमेंट के निर्णय लेने के लिए या वित्तीय निर्णय लेने, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए उसे मुद्रा के विभिन्न समयावधियों में मूल्य देखने होते हैं। यानी उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में मुद्रा के मूल्य का कंपैरिजन करना होता है और इस कंपैरिजन का वह टाइम और रिस्क के साथ, यानी इन दो बिंदुओं पर, इन दो पैरामीटर्स पर करता है। ये पैरामीटर का मतलब क्या है कि यदि कोई इन्वेस्टर, विनियोजक अपने कोष का विनियोजन करता है तो उसके सामने 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आप कई बार पढ़ चुके हैं। वो हैं नंबर 1 सुरक्षा, सेफ्टी, नंबर 2 तरलता, लिक्विडिटी, और नंबर 3 प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता। कोई भी फर्म, संस्था, व्यक्ति, इंडिविजुअल, सभी पर ये 3 रूल्स अप्लाई होते हैं कि वह अपने इन्वेस्टमेंट का सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व देता है कि उसके द्वारा विनियोजित राशि, चाहे वो बॉन्ड्स में हो, शेयर्स में हो, स्टॉक्स में हो या कहीं भी लोन देने में हो, ऋण देने में हो, तो जो भी विनियोजित राशि है वह उसकी सुरक्षित रहनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं हो। दूसरी बात क्या है? तरलता, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कि वह विनियोजित राशि को एक निश्चित सीमा के बाहर तरल रूप में रखना जरूरी मानता है, क्योंकि वह इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो भविष्य की आकस्मिकताएं हैं, अनसर्टेनिटी है, उनको देखते हुए भी करता है कि पता नहीं कब उसे कोषों की आवश्यकता हो। ये संस्था पर भी लागू होता है। यदि कोई फर्म कहीं इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन अचानक उसे रोकड़ प्रवाहों में कमी के कारण कैश फ्लोज में यदि कोई डिक्लाइन आ रहा है तो उसे रोकड़ की ज़रूरत होगी और वह विनियोजन में से ही निकालेगा या विनियोजित राशि को ही एनकैश करने की कोशिश करेगा। तो तरलता का मतलब है आवश्यकता अनुसार उसे रोकड़ में बदला जा सके, कन्वर्जन इनटू कैश व्हेनेवर वी नीड। अब है तीसरा उद्देश्य या थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का? प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता। हम हर इन्वेस्टमेंट में क्या चाहते हैं? हमें कुछ सर्टेन रिटर्न हो, यानी हमें उस पर कुछ प्रत्याय मिले, कुछ लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। यदि हमारी विनियोजित राशि आय सुलभ नहीं होगी या प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्टर या फर्म अपने कोषों का निर्णय लेने के लिए विनियोजन करना पसंद नहीं करेगा। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर पूंजीगत निर्णय या वित्तीय निर्णय या फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। और ये निर्णय लेते समय, ये डिसीजन लेते समय 2 प्रकार के मूल्यों का निर्धारण या मूल्यों का आकलन या एनालिसिस किया जाता है। एक तो होता है भावी मूल्य, फ्यूचर वैल्यू, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान मूल्य। भावी मूल्यों का मतलब होता है कि आज जो राशि इन्वेस्ट की गई है वह भविष्य में कितनी प्राप्त होगी, यानी भविष्य में प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगाना। वर्तमान मूल्य का मतलब यह है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं कि भविष्य में होने वाली आय का आज का मूल्य क्या है, उसको कहते हैं हम शुद्ध वर्तमान आय या नेट प्रेजेंट वैल्यू।
और इन दोनों ही वैल्यूज़ का कंपैरिजन या कहना चाहिए कि तुलना करने के लिए हम मुद्रा के मूल्य की अवधारणा को पढ़ते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी कोई राशि विनियोजित की जाती है तो विनियोजन के समय हम उस विनियोजित राशि का भावी मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों ज्ञात करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना पसंद करते हैं। अब आइए आप कंसेप्ट पर। कंसेप्ट की जो फर्स्ट लाइन है उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करती हूँ। द फर्स्ट रूल ऑफ फाइनेंस इज मनी टुडे इज वर्थ मोर देन मनी रिसीव्ड टुमारो। वर्तमान में प्राप्त होने वाली मुद्रा की तुलना में कल प्राप्त होने वाली मुद्रा की तुलना में आज की मुद्रा की कीमत अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि हमारे सामने दो विकल्प हैं कि यदि कोई हमें आज 1000 रुपये देता है, नंबर 1, और नंबर 2 ऑप्शन क्या है कि वह भविष्य में 1 वर्ष बाद मुझे 1000 रुपये देता है, तो मुझे इन दो ऑप्शंस में से किसको ऑप्ट करना चाहिए, किसका चुनाव करना चाहिए। देखिए, यदि मुझे कोई आज 1000 रुपये देता है तो उसका नेचुरली मूल्य ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि मैं उसको पुनः विनियोजित करती हूँ, री इन्वेस्ट करती हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मुझे 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली जो राशि है, अमाउंट है, दैट विल बी 1100। 10% इंटरेस्ट को ऐड करिए तो 1100 रुपये की मुझे आय प्राप्त होगी, यानी भावी मूल्य 1100 रुपये होगा। दूसरा विकल्प क्या है? यदि वही 1000 रुपये मुझे आज नहीं प्राप्त होते बल्कि 1 वर्ष बाद प्राप्त होते हैं, तो डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से उसमें हम 1000 में उस डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है उसको लेस करते हैं, तो वी गेट ओनली 900 रुपीज़। दैट इज़ मच लेस। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मुद्रा का अपना जो उत्पादक समय का जो उत्पादकता है, टाइम प्रोडक्टिविटी, उसको ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम भावी मूल्य और वर्तमान मूल्य की तुलना करें। तो इस तरह से ये क्लियर हो चुका है कि मुद्रा का जो वर्तमान मूल्य है वह भावी मूल्य से कहीं अधिक होता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और डिफाइन कर लेते हैं, यानी उसकी बारे में हम उसकी परिभाषा को और ज्ञात कर लेते हैं कि ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ₹1 इन द फ्यूचर एंड ₹1 टुडे। आज मुद्रा का एक मुद्रा का मूल्य भावी मुद्रा के एक मूल्य के बीच में एक संबंध को परिभाषित करता है। यदि दूसरे शब्दों में हम बात करें तो मुद्रा के समय मूल्य को भविष्य के 1 रुपये एवं आज के 1 रुपये के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और इसकी मतलब अवधारणा को समझने के लिए हम लास्ट की एक लाइन को फिर से हम दोहराएंगे। आज हमारे हाथ में जो 1 रुपया है वह भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान होता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? ब्याज दर 0 से अधिक हो। आई थिंक मीनिंग इज़ वेरी मच क्लियर। जो अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि दो ऑप्शंस हैं कि 1000 रुपये मुझे आज दिए जाएं या 1000 रुपये 1 वर्ष बाद दिए जाएं। आज दिए जाने वाले 1000 रुपये का समय मूल्य 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले 1000 रुपये का मूल्य से बहुत अधिक होगा, यानी
10% इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यदि री इन्वेस्ट करते हैं तो 10% इंक्रीज होकर वर्तमान मूल्य बढ़ जाएगा, और यदि 1 वर्ष बाद वाले ऑप्शन को यदि ऑप्ट करते हैं तो वो डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से वो 10% के हिसाब से हमें मूल्य कम प्राप्त होगा। तो भावी मूल्य से वर्तमान मूल्य हमेशा समय मूल्य के आधार पर, यदि हम अवधारणा को समझते हैं, तो वो अधिक होता है। इस सिद्धांत के कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं जिनको हम देखते हैं 4 पॉइंट्स में। यानी 4 वो कारण हैं जो मुद्रा के समय मूल्य की अवधारणा को भी समझाते हैं और कारण के रूप में भी देखे जाते हैं। नंबर 1, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पुनः विनियोजन के अवसर। पुनः विनियोजन का मतलब क्या होता है? आज प्राप्त की गई मौद्रिक राशि का यदि पुनः विनियोजन यानी री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है तो उस विनियोजित राशि पर मुद्रा के समय उत्पादकता के कारण मूल्य अधिक प्राप्त होता है, जिसको अभी एग्जाम्पल से देखा ही है। क्योंकि समय के 2 बिंदुओं के बीच में जो मुद्रा राशि प्राप्त होती है वह समान मूल्य की नहीं होती, क्योंकि विभिन्न विनियोग अवसरों की उपलब्धता में मुद्रा राशि समय के साथ साथ बदलती रहती है और बढ़ती रहती है। इसका क्लियर हो गया? जैसे हम आज 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले 5 साल के लिए, तो 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 और 5 वर्ष बाद हम उसका वर्तमान मूल्य निकालते हैं। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि हर इंटरवल के बाद में या उन 5 समयावधियों के डिफरेंट इंटरवल्स में मुद्रा के मूल्य का जो समय मूल्य है वह हमेशा बढ़ता हुआ होता है, इसलिए उसका वर्तमान मूल्य अधिक देखा जाता है। नंबर 2, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि भविष्य की तुलना में वर्तमान सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित है, संदिग्धताएं हैं, आकस्मिकताएं हैं, और उस वजह से हम कभी भी वर्तमान में प्राप्त होने वाली राशि को अधिक प्रेफरेंस देते हैं। इसका मतलब हम भविष्य में ये मानते हैं कि क्या पता भविष्य में प्राप्त होने वाली मुद्रा हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमारे विनियोग निर्णय सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे। यानी सुरक्षा को लेकर हम कहीं आशंकित या डाउटफुल होते हैं, इसलिए हम वर्तमान में प्राप्त होने वाली राशि को अधिक प्रायोरिटी देते हैं। ये अनिश्चितता ही मुद्रा के समय मूल्य को निर्धारित करती है। नंबर 3, स्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में लगातार कमी होती है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते चले जाते हैं और स्फीति बढ़ती हुई मानी जाती है। तो जहाँ मुद्रा का मूल्य घट रहा है तो नेचुरली हम वर्तमान मूल्य को ज़्यादा तवज्जो देंगे, या यूँ कहें कि हम भावी मूल्य की तुलना में वर्तमान में मुद्रा को अधिक प्राप्त करते हैं। तो ये भी विभिन्न समयावधियों में मुद्रा के मूल्य की तुलना करके इस रिलेशनशिप को या इस संबंध को व्यक्त करता है कि सदैव ही मुद्रा का वर्तमान मूल्य भावी मूल्य से अधिक होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शर्त क्या है कि इंटरेस्ट रेट 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई उसका मीनिंग नहीं होता। लास्ट में है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसको आप जानते ही हैं, कीन्स भी कहते हैं। अर्थशास्त्री जो रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि हर कंज्यूमर, हर उपभोक्ता, विनियोजक अपनी रूटीन मैटर की नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान मौद्रिक राशि को अधिक प्रेफरेंस देता है या प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। इसलिए मुद्रा के समय मूल्य को आंका जाना जरूरी होता है। वह ये मानता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाली मुद्रा से कहीं अधिक
वर्तमान में जो मिल रही है, प्रेजेंट में जो मौद्रिक राशि उसको मिल रही है, जो विनियोजन से उसको अधिक लाभ मिल रहा है, वह उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वह विभिन्न टाइम इंटरवल्स में मुद्रा के मूल्य का कैलकुलेशन करके उसको प्रायोरिटी देना पसंद करता है। यह है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो आज हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कल हम उसको थोड़ा न्यूमेरिकल वे में समझेंगे। थैंक यू।